नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतमाद बढ़ता जा रहा है कि हालात मुवाफिक हैं, सिर्फ मामला केसेस का नहीं है। अगर आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर तरंग और अंदाज़ देखें तो आपको पता चलेगा कि उनका ख्याल है कि वो मैदान सियासी तौर पर मारने वाले हैं, लेकिन मैदान मारने के लिए बातचीत करनी है। सदर एक्स प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने आज बात की कि हमने बात किससे करनी है, घर के चौकीदार से करनी है, घर के माली से करनी है, घर के मालिक से करनी है, और मीडिया के ज़रिए करनी है या मीडिया से छुप के करनी है। तो बातचीत की बात दोबारा से हो रही है। इसके ऊपर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे, जहां पर हमारे पास डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर मौजूद हैं, और उनके बराबर में मेहरबानो कुरैशी तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती है न्यू जनरेशन तहरीक इंसाफ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम कोर्ट केस खेल रहे हैं, लेकिन बराबर में बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो मॉडर्न डे के सबसे बड़े इलेक्शंस हैं वो हुए नंबर वाइज, और मोदी सरकार की जो अलायंस है वो वापस तो आ गई, लेकिन लड़खड़ाते हुए। जो उनका ख्याल था कि वो मुकम्मल तौर पर मैदान मार लेंगे, वो मैदान उनके हाथ में नहीं है। अगरचे अभी भी सीना तान के कह रहे हैं कि ये एक तारीखी मौका है, लेकिन अगर उनकी कोलिशन लड़खड़ाती रही तो बॉर्डर पार वो कुछ हरकत भी कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम हिंदुस्तान के इंतखाबात का भी तज्जिया करेंगे। बट स्टार्टिंग विद यू डॉक्टर साहब मेहरबानो, लेट मी स्टार्ट विद यू मेहरबानो। शाहमूद कुरैशी साहब का हाउ इज़ ही होल्डिंग अप, मतलब उनका क्या हौसला वसला ठीक है? जी माशाल्लाह, वेल मेरी तो मुलाकात नहीं हुई फैसले के बाद, मगर आज सलमान सफ्दर साहब गए थे अडियाला, तो उनका मुझे फ़ोन आया, उनकी मुलाकात हुई थी शाह साहब से, और वो कह रहे थे कि बिल्कुल असल में उनकी मुलाकात अरसे से नहीं हुई थी ना, क्योंकि जब से कोर्ट निकल गया अडियाला से तो सलमान सफ्दर साहब हैडंट मेट हिम, तो ही वाज वेरी हैप्पी टू सी हिम। ही सेड के कितने केसेस हैं? आज ही हमारी पिटिशन मैंने दायर की हुई थी, तो आज ही हमें डिटेल मिली है। 55 केसेस हैं उनके 9 मई के हवाले से सारे। इसमें से 17 जो हैं वो कैपिटल टेरिटरी के हैं, उन सब में उन्हें बेल हासिल है। बाकी 38 केसेस जो हैं 38 वो हैं पंजाब में, और पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में है, और अक्सर में आई थिंक बेशतर में बेल हासिल है। कुछ हैं कि जिनमें उनका नाम पहले नहीं था, तो उनमें अब बेल हासिल करना आई थिंक यू वुड हैव टू फिजिकली बी प्रेजेंट। और वो थे कहाँ 9 मई को? कराची, सिंध, और सिंध में नहीं है, हर सूबे से थे ना। केपी से भी उन्होंने कहा कोई यहाँ पर एफआईआर नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, सिंध में भी नहीं है एफआईआर। तो ये डॉक्टर साहब, ये क्या वैसे सुपीरियर मैथ है कि जो बंदा जहाँ पर मौजूद नहीं है वहाँ पर उसके ऊपर 17 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी मुख्तलिफ केस के अंदर ये बात हुई कि थोड़ा से कम कर दें। क्यों होता है? नहीं, तुम इस तरह कह रहे हो, जिस तरह मैं बनाए नहीं काम। नहीं, हुकूमत में है ना। नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ। हुकूमत में आप पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह के केसेस किसी भी दौर में किसी के खिलाफ भी बनाए जाते हैं तो वो उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर वाकई ऐसा है, ठीक है, कोर्ट में नंबर पेश हुए। अच्छा, नहीं सुने ना। और अगर ये ऐसा हो तो ये बात आपके खिलाफ जो केस बनाए जाते हैं उसे कमज़ोर करती है। ठीक। दूसरी मैं टेक्निकल बात आपके सामने रखी, ये बात अगर ऐसे ही है, और यकीनन होगी जब ये कह रही हैं, तो वो फिर बात इनके हक में जाएगी कि जी ये ज़ाहिर है एक फ़र्द वाहिद एक वक्त में एक ही जगह मौजूद हो सकता है ना, 2 जगह तो नहीं मौजूद हो सकता। और चाहे जाइए कि आप उसे 14-15 साल 55 जगह पे तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम कहते हैं जी, ठीक बात है। और लेकिन अब बाकी आपको ये चीज़ वरी करती है कि आपके दौरे हुकूमत में ये बयानिया बन रहा है कि थोक के हिसाब में केसेस चलते हैं, भले कोई भी करवा रहा हो। देखिए, वो बहस हम कर लेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ वरी करनी चाहिए ना। देखिए, ये वरी तो हर दौर में होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रहती नहीं है। मैं किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा, आज की बात को मैं आता हूँ उस बात पे। अब बात ये है कि जैसे ये बात हो चुकी कि एक बंदा एक वक्त में एक ही जगह जमा हो सकता है, लेकिन एक बंदा मैं एक ही वक्त में एक जगह बैठ के 55 जगह पे गड़बड़ जरूर करवा सकता हूँ। ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली 9 मई के वाकयात में हुई है। तो फिर केसेस की नौयत भी यही होनी चाहिए कि आपने मास्टरमाइंड किया है। उससे पहले अब 9 मई से पहले उसको ज़रा लिंक करें। यहाँ पे जो इस्लामाबाद में जो मनाजर थे वो आप खुद कवर करते रहे हैं। धरने के मनाजर, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे अटैक 9 मई से कम था। 97 वाला नहीं, वो पार्लियामेंट हाउस,
वो भी गलत था। हाँ, लेकिन उसको कौन जस्टिफाई कर रहा है? उसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी पार्टी को जो चलाने वाले हैं चौधरी परवेज लाई साहब, वो आज लोग बसों पर गुजरात से लीड कर रहे थे, जी लीड कर रहे थे उसको। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान पे हमला, लेकिन पीटीवी पे हमला, ठीक है, पीएम हाउस पे हमला, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, ये सारे वो वाकयात हैं जो तसलसल हैं माइंडसेट के। मैं अपना मुकदमा ये बना रहा हूं कि वहां से ये बात शुरू होती है और तसलसल से आप नौजवानों का, कौम का एक ज़हन बनाते हैं, कौम का नहीं सॉरी अपने एक्टिविस्ट का, कि जब भी ऐसा मौका आता है आपने अस्करी इदारों, शुहदा की यादगारों पे हमले करने हैं। और मैं एक बात, मुझे एक बात की इजाज़त दे दें, अब उसको तीसरा लिंक कर लें जो हालिया इनके हालात चल रहे हैं, हमीदुर रहमान की शो, वो वीडियो, वो गद्दार कौन, आज कौन गद्दार है, इन तीनों को जरा तसल्सल। मैं तो वैसे चाहता था तारक साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहते हैं, आप इस तरह करें कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के थद्दे अपने साथ रखें और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को कहें जी कि ये हमारी तरफ से रही हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट। हमीदुर रहमान कमीशन ज़ेरे बहस नहीं है, ठीक है। जहां तक ये कहें ना, अभी ये कहेंगी और कहना चाहिए, मैं उनसे इत्तफाक करूंगा पहले ही, क्या कि जनाब माजी की गलतियों से सबक सीखें, 1971 में जो गलतियां हमने की वो ना दोहराएं, ओके फाइन। लेकिन जब उसकी इंटरप्रिटेशन में आप मौजूदा अस्करी क़यादत को वापस करते हैं, अगर मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि एक स्टैंड पे रहें। अच्छा, आपके 6 लोग कह रहे होते हैं कि हम खड़े हैं, इनका रिस्पांस ले लें, आप रिस्पांस करें, फिर सवाल भी आधे पे कहते हैं नहीं खड़े। आप सवाल भी कर दीजिए। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि जो आपने बिल्कुल, जो आपने कहा कि जब मल्टीपल केसेस होते हैं एक ही इल्ज़ाम पे, तो उससे कमज़ोर होता है, केस ही कमज़ोर होता है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि 9 मई का जो बयानिया बनाया गया है वो हकायक पे मबनी नहीं है। अगर होता तो, और आप जो बात कर रहे हैं कि एक जगह बैठ के आप 55 अटैक्स करवा सकते हैं जो 109 की लगता है और वो ईमा पे किया जाता है, तो देखिए जो ईमा वाले केसेस भी हैं ना, 109 वाले जो FIR दर्ज है, वो भी साबित नहीं हो पा रहे। जो इस्लामाबाद में काफ़ी केसेस हैं जिसमें खान साहब को, मेरे वालिद को, दीगर हमारी जमात के रहनुमा और लोग हैं, उनको बरी किया गया है, वो ये ईमा वाला भी उसमें शामिल है। तो देखिए आज इनफैक्ट जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने खुद भी वो हैरत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये थोक से आप FIR बांट रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। अगर डॉक्टर साहब की बात जो माजी का हवाला दिया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये रिवायत जो बनी है, इसके अंदर सब जमातों ने जब वो ताकत में होते हैं सरफ नजर इससे किया, आपकी जमात भी उसके अंदर मौजूद रही है। हुकूमत हम इल्जाम दर इल्जाम नहीं लगाते, मैं कह रहा हूं कि एक रिवायत है। बिल्कुल। तो इस वक्त जो हो रहा है, इन अ वे लोग कह रहे हैं कि जो आपने माजी में किया वो आपको, इट इज हॉन्टिंग यू। यू नो, इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आप ये बात कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ तो सिर्फ एक बार आई दौरे हुकूमत में, एक ही दफ़ा 3-3.5 साल के लिए। अब जो ये लोग कह रहे हैं और जो ये बात करते हैं कि आपका अपना माजी हॉन्ट कर रहा है, तो ज़रा अपने माजी को भी देखें ना। बात सिर्फ इतनी है, हम आज ये बात ज़रूर कर सकते हैं कि हमने सीखा अपने माजी से, और मुझे उम्मीद भी है और मुझे पूरा यकीन भी है कि हम नहीं दोहराएंगे। आपने क्या सीखा? देखिए 9 मई के बाद अब आपने वो हमीदुर रहमान कमीशन वाला मामला शुरू कर दिया, सीखा क्या है? वो तलत साहब, मैं उस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगी क्योंकि एक फैक्चुअल स्टेटमेंट को कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि माजी से, अपनी तारीख से आप आंखें ना चुरा सकते हैं, ना चुरानी चाहिए, चाहे जितना भी तकलीफ क्यों ना हो, उसको फेस इट, एक्सेप्ट करें कि तब क्या हुआ। और नहीं, आप इनको कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं? नहीं, मैं तो पूरे पाकिस्तानी नेशन, देखिए हम जिस तरह स्कूल में पाक स्टडीज भी पढ़ाते हैं, वो एक फिक्शनल ज़्यादा लगती है और फैक्चुअल कम है। क्योंकि बंदा जब और भी पढ़ाई करता है, मैंने क्योंकि पॉलिटिक्स पढ़ी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ी, थोड़े पार्टीशन पे कोर्सेज किए। आपका ये मशवरा ये सबके लिए है कि माजी से सीखें? एब्सोल्युटली, हम सबको अपने माजी से सीखना होगा। बदकिस्मती से इनको मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ये अब चौथी बार हुकूमत में आए हैं, ये वही हरकतें दोहरा रहे हैं, तो इनको तो हॉन्ट करना छोड़ेगा ही नहीं माजी। तो डॉक्टर साहब, चौथी मरतबा आप हुकूमत के अंदर हैं, लेकिन अंदाज कहते हैं कि पुराने हैं आपके, तो इन्होंने तो पता नहीं क्या सीखा है, लेकिन आपको भी शायद सीखना चाहिए, और आप भुगत के आए हैं। बिल्कुल, देखिए ना, आप भुगत, वो 3.5 साल का उन्होंने कह दिया कि हम तो, मैं भी आपको एक बड़ा दिलचस्प चार्ट दिखाऊंगा 3.5 साल के अंदर क्या हुआ, लेकिन आप तो भुगत के आएंगे। यू नो एग्जैक्टली व्हाट फेक केसेस आर, वो कितने नुकसानदेह होते हैं, कितने तबाहकुन होते हैं फैमिलीज के लिए, सियासत के लिए, जमातों के लिए। इस तरह बरतना चाहिए अगर आप का जोर चलता है इन केसेस। तलत साहब, गुजारिश ये है कि बिल्कुल हमने भुगते हैं, और मैं ज़ाती तौर पर आपको बड़ा अच्छे तरीके से इल्म है कि माजी की बातें कम और हाल की और उसके बाद वे फॉरवर्ड की बात पे ज़्यादा यकीन रखता हूँ और करता भी हूँ। लेकिन आपने चूँकि ख़ुद जिक्र किया है, अबराना सनाउल्लाह पे देखें, हीरोइन के पर्चे, हमारे जितने भी लोग नैब में और बाकी केसेस में अंदर रहे,
हमारी टॉप लीडरशिप रही, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफ़ीक वगैरह सारे, आपको पता है उस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पढ़ के बल्कि उन्होंने शाहिद खान साहब का नाम लिया, मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम लिया, ये सारे लोग रहे, भुगता इन्होंने, फैमिलीज़ ने भुगता, सब ने भुगता, और इस बात का इल्म भी है। देखिए फरिश्ता तो कोई भी नहीं है, जितने भी हैं ना, हमारी जमात हो, इनकी जमात हो, हमें एक बात के ऊपर अगर हम किसी कंसेंसस पे पहुंच जाएं कि आज के बाद हमने क्या करना है, मेरा ख्याल है वो एक नुक्ता आगाज़ होगा कि जहाँ पे आज आप देखें जिस टीवी प्रोग्राम में आप जाएं वहाँ पे कुछ जज के बारे में रिमार्क्स आ रहे हैं, जजेस के चीज़ें चल रही हैं, फ़लाँ ने जज को ये कह दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के बारे में ये कहा, ये क्या है? अच्छा वो जनाब वीडियो चल रही हैं जो मैंने अभी कहा, ये गद्दार है, ये क्या है? मैं तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियों का इंतजार कर रहा हूँ, सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जॉस्ट हो गए हम ये बातें करते हैं। लेकिन आज एक्स प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने अपने बातचीत का जिक्र किया, आपने कहा भी माजी की जिंदगी वो उसे हालात से सीखना चाहिए, जिंदगी ताकि तब्दील हो। अलवी साहब ने आज कहा कि किससे बात होनी चाहिए और कैसे बात होनी चाहिए, तो उनकी साउंड सुनते हैं कि फिर बातचीत। ये भी बहुत घिसा पिटा टॉपिक है। अच्छा छोड़ें साउंड को, आपसे बात कर लेते हैं। इसे यार हर बंदा ये कह रहा है किससे करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, भाई जाके नरेंद्र मोदी से कर लो, डॉक्टर साहब दोस्त है मेरे, उनसे क्यों, उससे कर लो यार, या फिर इन्होंने अमेरिकी सदर से बात करनी होती है। इसमें प्रॉब्लम आधे लोगों ने आर्मी चीफ से बात, मैं बता देता हूँ ना, इनके आधे लोगों ने कहा कि आप इनके 6 बंदों के बयान चलाएं टॉप लीडरशिप के, आधे कहेंगे आर्मी चीफ से बात करेंगे, आधे कहेंगे DGI से करेंगे, आधे कहेंगे जनाब के हम कोई और नाम ले लेंगे उनसे करेंगे, कुछ पार्लियामेंट की भी बात करते हैं, कुछ सैनिटी है, ये नहीं मैं कहता सारे, कुछ कहते हैं पार्लियामेंट में बात करेंगे। तो बात यह है कि जिससे भी करें आप बात करें, जिससे करना है बात करें। इसमें I'll tell you confusion क्यों है, क्योंकि जैसे अलवी साहब ने जो कहा, आई थिंक तायुन ये करना है कि मालिक मकान है कौन। आई थिंक अगर हम सब ये फैसला कर लें कि मालिक मकान अवाम है और बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम से होनी चाहिए वोट के जरिए, वोट को जो इज्जत मिलनी चाहिए है, उसका तकद्दुस जो है उसको हमें महफूज रखना चाहिए, तो शायद ये अबहाम ही ना हो कि बात करनी किधर है, बात करनी किससे है। अब वोट का तकद्दुस, अब लोग पार्लियामान के तकद्दुस की बात करते हैं, मगर पार्लियामान को उसका तकद्दुस कहाँ से मिलता है? बस एहतराम आपकी पार्टी, सिर्फ एक जुमला, आपकी पार्टी की क़यादत की तरफ से इमरान खान ने जब कहा कि उन्होंने कहा कि हमने तो बात करनी है उनसे जिनके बारे में आप कहते हैं, उन्हें आवाम का जिक्र है, खत जो आवाम को नहीं लिखना था। उन्होंने ये क्यों कहा? उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आपने जमहूरियत को मफलूज कर दिया है। ये जो 8 फरवरी को जो फॉर्म 47 वाला अमल सामने आया, इससे तो आपने यही पैगाम दिया ना कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, इस मुल्क में मर्जी के फैसले आएंगे, जिसको जिताना होगा वही जीतेगा। सारे केसेस में आपकी मर्जी के फैसले आ रहे हैं, तो ये कौन करवा रहा है? एक सेकंड, अभी आप देख लीजिए, डॉक्टर साहब इधर ही बैठे हैं, ये लोग गए हुए हैं, ECP में गए हैं, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है जज साहब पर, क्योंकि वहां पर इनके हक में इनको फैसला जाता नहीं नजर आ रहा। आपने चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद किया हुआ है, आपने अपने एलामिये में कहा हुआ है कि चीफ जस्टिस को बेंच का और आज क्या आपने देखिए, क्या आज आपने फॉलो की जो इस्तेमाल किए हैं आपके तर्जुमान ने चीफ जस्टिस के बारे में, जरा वो चला। अगर आपने आज की फॉलो की हो, रिजर्व सीट्स की जो पेशी थी और जो सुनवाई थी, उसमें तो मैं क्योंकि ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहती। देखिए हमारे लिए तो एक सब्जुडिस मामला है, और दूसरा जिस ओहदे पे जजेस बैठे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट, और बाकी चाहे वो जो करें उन पे तनकीद उस तरह ज़ाती नहीं करनी चाहिए। मगर बहुत हैरत हुई कुछ कमेंट सुन के, और जो जजेस के अंदर एक क्लियर डिवाइड और रिफ्ट, और वो तो है, लेकिन देखें ना, आप ये नहीं कर सकते कि आप हमारा बनता है ये आप उनके अदम एतमाद ट्रिब्यूनल के ऊपर एतराज करें और अपने क्योंकि ट्रिब्यूनल में क्या हुआ, ट्रिब्यूनल में सिर्फ इतना हुआ कि हमारी तरफ से फॉर्म 45 आ गए, दूसरे लोग जो हैं जो नहीं जीते वो भी फॉर्म 45 ले आए, फॉर्म 45 मैच हो गए। अब इसमें जज साहब का क्या रोल है? नथिंग। फॉर्म 45 मैच हो रहे हैं, ये अपने फॉर्म 45 ला नहीं पाए। मुतासरीन में की बात हुई है, ये बता देना फॉर्म 45 है। अब ये बड़े अदब से आपकी मासूमियत है या आपकी लाइल्मी है कि मैच फॉर्म 45 अदालत में नहीं होते, ये या नादरा में होते हैं या इनका फोरेंसिक होता है। ठीक, यही तो पिट रहे हैं हम, और यही तो पिटना है कि जज नहीं मैच कर सकता। आप अपने लाइए तो सही ना, फिर मैं अपने फॉर्म 45 लेके आता हूँ, एक ECP ने दिए हैं, एक दिए हैं जनाब अपना बाकी उम्मीदवारों ने। ठीक, अब मुझे ये बताएं कि ये जज साहब
जज साहब इसका फैसला करेंगे तो ये देख के कि कौन झूठा है कौन गलत है। कभी ये हुआ है? नहीं सर, मुझे ये अच्छा, बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। Have you submitted उससे your form पहले 45? हमारा जो एतराज मैं इसलिए सबमिट नहीं करूंगा जब तक ये फैसला नहीं करती अदालत या ट्रिब्यूनल कि मेरे खिलाफ जो पटिशन है वो टाइम बार है, पहले उसका फैसला करें आप। ठीक। मेरे खिलाफ हालांकि वकील हैं, मेरे भाई हैं, जमा करानी थी आपने 45 दिनों में, 21 दिन उनकी पटिशन टाइम बार है, पहले तो उस पर फैसला करें। सही है। उसके बाद मैं फॉर्म 45 भी दूंगा। 380 एफिडेविट्स आप अपना प्रोग्राम में रिकॉर्ड रखें, मैं अपने पोलिंग एजेंट्स के दूंगा जो हर पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे। 1500 सफ़ों का जवाब है, वो मैं दाखिल करूंगा। पहले आप मेरी पटिशन, यही तो एतराज़ है कि आप अभी हमारी बात आपने सुनी नहीं और आप जनाब कभी जुर्माने हो रहे हैं, कभी चीजें हो रही हैं, आपसे अगर मैं इसी पे एतराज है। और दूसरा एक बात जो उन्होंने पॉलिटिकल बात की, जरा मैं जवाब दे दूं। मैंने एक अच्छी बात की, देखें ये एकेडमिक बात है कि बात आवाम से होगी और वो इलेक्शन से होगी। इलेक्शन किसने कराने हैं? सिस्टम ने। सिस्टम कौन सीधा करागा? हम और आप। वो पहले उसको तो ठीक करें। उसको ठीक करने के लिए आपस में बात करने की जरूरत है। ठीक करना और चाहिए। दूसरी बात ये आपने कहा मालिक मकान कौन है? मालिक मकान इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की आवाम है। लेकिन जो स्टेट होती है उसके कोई ऑर्गन्स होते हैं, उसको चलाने वाले इदारे होते हैं। दुनिया में कोई भी पार्टी स्टेट के इदारों से लड़ के आज तक जीत नहीं सका। उस तसादुम का नतीजा पाकिस्तान बहुत ज्यादा भुगत चुका है और दोबारा भुगतेगा अगर खुदा न खास्ता आप लोग अपनी रविश पे बरकरार रहे। कलामी माफ, बिल्कुल स्टेट के ऑर्गन्स होते हैं, सबकी आईनी हदूद होती हैं, बल्कि तसादुम होए ही ना। अगर हर स्टेट का ऑर्गन जो है, हर इदारा अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करे तो कोई मसला ही ना हो। तो ये इदराक आपको वैसे जो है कब से हुआ कि हर मुझे तो जी हमेशा से आई बिलीव इन नहीं, मतलब वो एक पेज भी वो क्या था, तो हदूद से आजाद। आरटीएस का इलेक्शन नहीं लड़ा ना मैंने, इसलिए कह रही हैं। नहीं आरटीएस क्या था? आरटीएस में उस वक्त किधर हदूद थी? मुझे प्लीज बताने दीजिए ना। आरटीएस का सबसे दिलचस्प नुक्ता ये है कि जब आरटीएस बैठा, तहरीक इंसाफ की 118 सीटें थी, इनकी कम थी, आई थिंक 64 या इस तरह कुछ थी, और जब आरटीएस दोबारा खुला तो इनकी सीटें बढ़ गई थी और हमारी 116 हो गई। कमाल है वैसे ये पीटीआई का, ये पीटीआई का कमाल है। आप प्रोड्यूसर साहब से कहिए, मैं उस वक्त वोट डालने गई। स्टूडियो के अंदर लाइव ट्रांसमिशन में बैठा हुआ था जब आरटीएस जो है वो बैठ गया। आपको उस वक्त सीटें नहीं थी, दोनों जानों लेस देन 7% रिजल्ट्स फॉर आउट जब आरटीएस ने बैठना शुरू किया था। तो लेकिन आपका ये दिलचस्प, बट जो 2024 में वैक्यूम क्लीनर झाड़ू फिरा है ना, जब रिजल्ट रुक गए, भाई एक तरफ आपको लग रहा है एक जमात दो तिहाई अक्सरियत अपनी दही को कौन खट्टा कहता है। लेकिन आपने हदूद की बात की, मैं सिर्फ आपके साथ ये बात तो तस्लीम करनी पड़ेगी। एक सेकंड, ये बात बिल्कुल हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि 8 फरवरी का 2024 का जो इलेक्शन है, इतना गैर शफाफ मुतनाज़ा इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। मैं अगले इलेक्शन का इंतजार करूंगा क्योंकि उसके बाद आपने कहना है कि उस इलेक्शन मैं 2013 में आपने यही कहा, 2018 की आपने तशरीह ये की। आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कितना फसाद इन्होंने शुरू किया है। नहीं जी सर, नहीं, 13 से शुरू हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, हमारी तारीख 13 में नहीं शुरू होती, हमारी जमहूरियत की तारीख उससे कहीं आगे गुजरती है, उसमें 80 की दिहाई भी आती है, वो बातें भी आती है, सब कुछ चार हलकों की बात हम माजी में नहीं जाते, राइट? आज की बात करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगला इलेक्शन इससे भी ज्यादा गैर शफाफ और मुतनाज़ा होगा अगर आज इस बात पे इंसाफ ना हुआ। एंड बदकिस्मती से आप कह रहे हैं ना, सिस्टम को हमने ही ठीक करना है, बिल्कुल करना है। तो मुझे बताइए, ये जो ऑर्डिनेंस आप लेकर आए हैं, जो ईसीपी, जो कि इस वक्त एक मुतनाज़ा इदारा बन गया है, उनका रोल जो है क्वेश्चनेबल है। से मुतनाज़ा बन जाएगा? नहीं जी सर, क्योंकि सबको नहीं जी सर, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, अलाउ मी, इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट देन यू कैन से व्हाट यू लाइक। इसके हमारी कंप्लेंट्स हैं ही ईसीपी के खिलाफ। आप ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिसमें अब ईसीपी ही तयन करेगी, वो ट्राइब्यूनल्स बनाएगी, वो चीफ जस्टिस से कंफर नहीं करेगी, अपनी मर्जी के जज लाएगी, एब्सोल्युटली अबसर्ड, एब्सोल्युटली अबसर्ड। एंड व्हाई डिड यू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस? बस साद एहतराम गुजारिश है आपको, सेशन बुला ले, जब आप ईसीपी उसके इख्तियारात के हवाले से बात किया करें तो तैयारी करके आया करें, क्योंकि आप एक बड़े चैनल पे बैठी होती हैं, ये मासूमाना बातें नहीं है। ईसीबी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका कुल्ली इख्तियार है, ट्राइब्यूनल वो नोटिफाई करता है, वो बनाता है, और अगर किसी ट्राइब्यूनल पे किसी को एतराज़ है तो ईसीपी शिकायत करता है। हाई कोर्ट का किसी भी सूबे में, पूरे चारों सूबे में ट्राइब्यूनल्स बने, किसी हाई कोर्ट का ट्राइब्यूनल से कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल का जज बरह रास्त ईसीपी के अंडर आता है
उसी की नोटिफिकेशन से बनता है। अगेन आई ओके, डू यू थिंक इखलाकी तौर पे जवाब मतलब दीजिए ये देखें कि जब आप ये कह देना कि इसी पे अच्छा क्यों चले है, जी, गलत बात अच्छा है ना। चले, ओके, आई विल गिव दैट टू यू। आप मुझे इखलाकी तौर पे ये बताइए कि जब सर्विंग जजेस मौजूद हैं तो कोई मंतक बनता है कि रिटायर्ड जजेस आप लेकर आए? ये समझा दीजिए। इसके पीछे कहाँ पे जरूरत पड़ती है ईसीपी को, जहाँ नहीं जरूरत होगी वहां पे रिटायर्ड जज नहीं आएंगे, जहां आपके पास ऑप्शन नहीं आएगी वहां पे आ सकते हैं। एक ऑप्शन दी गई है, अभी कोई प्राइवेट जज नहीं आ रहे, रिटायर्ड जज आपको पसंद नहीं आ रहे। अगर मैं इसी में से इसको खींच के बहस को वापस ले आऊं बुनियादी इशू की तरफ, वो ये कि क्या आपके पास जो नई स्पेस बनती हुई नजर आ रही है केसेस के अंदर आपको रिलीफ मिल रही है? I wouldn't call it relief, I'd say कि इंसाफ हो रहा है। इंसाफ हो रहा है उसी निजाम में से हो रहा है जिसके ऊपर आपको एतराज भी बहुत है। आपको मीडिया पर स्पेस अब बहुत मिल रही है। वही जज दे रहे हैं कि जिनके खिलाफ इनके बयानात पे कंटेम्प्ट मत कीजिए जजेस के बारे में तनकीद की। आप लोगों ने जल्सों में तस्वीरें लगाई हैं, आज भी आप बात करते हैं। आप जाती मरियम बीबी के जल्से में प्लीज प्रोड्यूसर साहब को कहिए कि पुल अप द विजुअल्स, पुल अप द विजुअल्स एंड पुल अप द तकारीर। सारों की तकारीर दिखाने, लेकिन आप ये इस स्पेस को इस्तेमाल करके कोई हाथ बढ़ा के मामलात को तय करेंगे या इसी में फंसे रहेंगे कि वो भी गंदा है, वो भी गंदा है, वो भी गंदा है, जब तक ये हटेंगे नहीं? हमने मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, मेरी ज़ाती राय यही है कि देखिए वे फॉरवर्ड गुफ्तगू से ही होता है। देखिए chaos, conflict, इन सारी सिचुएशंस में these are not necessarily bad situations. From chaos emerges order हमेशा, मगर ग्रांटेड कि जो इस केओस में सब फंसे हुए हैं वो ऑर्डर चाहते हैं। हम सबको आगे बढ़ना होगा, गुफ्तगू से ही बातचीत आगे बढ़ेगी, मगर इसमें गुड फेथ एंगेजमेंट होनी चाहिए। अगर शाहमूद कुरैशी साहब, मैं एक डायरेक्ट सवाल, अगर शाहमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर आते हैं तो कैन ही लीड दिस? ही इज ऑलवेज बीन अ पीस मेकर। आपको उनकी सियासत उठा के देख लें, आप उनके बयानात देख लीजिए, तो मैं तो यही मेरा यकीन है। मगर इसमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ओनर्स या इसका बोझ या इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंधों पे आए। तो ठीक है, सबसे बड़ी जमात है। की जमात में मैंने इससे पहले भी कहा कि सैनिटी प्रिवेल करती है, वो थोड़ी परसेंटेज है, करती है। शाह साहब इज़ वन ऑफ देम अनडाउटेड। दो चार और नाम ले लें, गौर खान सेकंड कैटेगरी, मतलब उसमें परवेज लाई नहीं उसके अंदर। अब परवेज लाई साहब भी मतलब वो भी जेंटलमैन है, पुराने सियासतदान है। असद कैसर, ठीक है जी, और दो तीन नाम मैं ले सकता हूँ। अली जफ़र, ये लोग फ्रंट फुट पे ना आए हैं, ना पार्टी आने देती है, ना इमरान खान साहब को पसंद है कि कोई भी माइल्ड आदमी पार्टी के सामने आए। वहाँ पे वही हीरो है जो बताए जाके इमरान खान को जेल में है कि मैं 4 फायर किसके उसको मार के आया हूँ और 6 फायर में जाके किसको मारूंगा। ये एग्जैक्टली असम्पशंस नहीं है। मैं इसी दुनिया में रहता हूँ, इसी शहर में रहता हूँ, मैं प्रैक्टिकली ये बात देखता हूँ। प्रैक्टिकली ये बात है कि आपका मेरा दोस्त है, अब जिस जमात को शेख अफजल साहब लीड कर रहे हो, मरवत अब नहीं पॉलिटिकल बात नहीं, वो कहाँ ले गए और कहाँ से वापस आए? फिर जब आप वो खाई में जाके गिर गए, इत्तेफाक राय ये तो हुआ, इत्तेफाक राय ये तो हुआ कि माजी की गलतियों से अगर आपने सीखा नहीं ना तो दोहराते रहेंगे और तबाही की तरफ जाएंगे। डू वी एग्री ऑन दैट? इत्तेफाक करता हूं, एब्सोल्युटली। देखिए आप आज की बात करें, जो मामला खराब है दुरुस्त करने की बात करें, हम तैयार हैं, बिल्कुल करें। 20 सेकंड्स फॉर यू, 20 सेकंड्स फॉर मी। अगर आप हमारे जमात के लोगों के बयानात की बात करते हैं तो जरा अपनी जमात को भी देखें, अपना देखें, जो आपका तर्ज गुफ्तगू है, किस तरह आप बात करते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं, किस तरह के घटिया नौयत के केसेस चलते हैं और किस तरह की उस पर गुफ्तगू होती है। आप लोगों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती हैं, देखिए इनकी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? नहीं, इनकी तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हैं। आपने इनको वो क्रेडिट दे दिया है जो इनके पास मौजूद ही नहीं है। बट आई हैव टू लीव इट देयर। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी। हिंदुस्तान में दुनिया की जमहूरियतों का सबसे बड़ा इंतखाब हुआ। इस चुनाव में एनडीए जो रूलिंग कोलिशन है वो बज़ाहिर तो जीत गई और मोदी ने अपने इत्तेहादियों को और वोटर्स को मुबारकबाद भी दे दी, लेकिन हालात उनके दुरुस्त नहीं हैं। हम ज़रा अहाता करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इंतखाबात के इम्प्लिकेशंस क्या हैं। साकिब तनवीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया एडिटर इंडिपेंडेंट उर्दू, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस सिलेक्शन की इम्प्लिकेशंस के लिए हमें इम्तियाज़ आलम साहब ज्वाइन कर रहे होंगे। तो साकिब, इंतखाबात क्या थे हिंदुस्तान में, हम क्यों इसके ऊपर फोकस करें?
अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम इसको देखें और देखें कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज थी दुनिया भर में, आई थिंक ये दुनिया की सबसे बड़े इलेक्शन है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने वोट किया है और इन टर्म्स ऑफ जितने पैसे इसमें लगाए गए। सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर है 90 करोड़ है। जो वोटर टर्नआउट की बात की जा रही है, अभी तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला है। उसके बाद अगर आप इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बात करें तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे इलेक्शन हैं। इनफैक्ट जो 2020 के अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए थे उसको भी पीछे छोड़ दिया। तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक 16 अरब डॉलर इसमें लगाए गए और 16 अरब डॉलर को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपीज़ बनते हैं, जो कि हमारा जो FBR का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है उसका 50% है। सो हम जितना पूरे एक साल में पैसा इकट्ठा करते हैं उससे आधा इन्होंने इलेक्शन पे लगा दिया। और सिर्फ आप इन टर्म्स ऑफ वोट्स की बात कर लें, सो जो 65 करोड़ वोट हैं उनको अगर आपने गिनने का टाइम लगाना है तो आज सुबह 8:30 बजे जो है वो उसकी काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि कंप्यूटर कर रहा था, और तकरीबन 7 बजे मोदी ने आके जो है वो अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो कर दी थी। तो इस शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने इतने ज़्यादा वोट्स को जो है वो काउंट। विक्ट्री स्पीच से मुराद ये है कि बड़ा अच्छा दिन है, होना चाहिए टेक्निकल एतबार से, लेकिन ये अच्छा दिन नहीं है। जब हम हिंदुस्तान की मीडिया को देखते हैं तो वहाँ पर तो कांग्रेस छाई हुई लगती है और बीजेपी बुझी बुझी लगती है। इसकी क्या वजह? अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक इशू ये है कि अगर इंडियन मीडिया को देखें ना तो इंडियन मीडिया का टिल्ट हमेशा से जो है वो बीजेपी की तरफ से रहा है, खासतौर पे पिछले कुछ सालों में अंदर। सो मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, सो वहाँ पर जो आपको एडिटोरियल लाइन नज़र आती है वो ये है कि मोदी की वापसी है, जो जीता वही सिकंदर की बात कर रहे हैं। बट जब राहुल गांधी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उस वक्त आके बताया, अगर आप सिर्फ कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखें 2019 में 52 सीट्स हैं और इस बार इनकी अभी फ़िलहाल की जो सूरत हाल है वो 99 सीट्स हैं। सो ऑलरेडी उन्होंने अपना मैंडेट डबल किया है। उनका जो अलायंस है, पिछली बार उनकी तकरीबन 100 के करीब सीट्स थी, इस बार वो 240 तक 230 तक की बात कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीड किया। और कांग्रेस के लिए ये जो इलेक्शन था ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था, स्पेशली राहुल गांधी के लिए। पिछले 3 इलेक्शंस के अंदर जितना क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ है किसी के ऊपर भी नहीं। ख्याल यही किया जा रहा था कि इस इंतखाब में अगर वो गए तो फिर वो गए। एग्जैक्टली, और ये उनकी सियासत का मेरे ख्याल से आखिरी टाइम था। इससे पहले भी जो है वो जो पार्टी की सदारत के लिए उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया था, शशि थरूर और उनके साथ खरगे थे जिन्होंने कंटेस्ट किया था, खरगे जो है वो जीत गए थे। सो उनका जो पार्टी के ऊपर स्ट्रांग होल्ड था वो बहुत कम था। बट उन्होंने पिछले 2 सालों के अंदर 2022 में उन्होंने अपनी एक यात्रा स्टार्ट की थी, फिर उसका दूसरा फेज़ अभी रिसेंटली उन्होंने इलेक्शन से पहले ख़त्म किया। उसकी बेसिस के ऊपर उनकी जो पार्टी है बहुत मोबिलाइज हुई है। उनके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो उनकी सिस्टर का है। उनकी सिस्टर प्रियंका गांधी ने ख़ास तौर पे जो उनके अपने आबाई इलाके हैं उनकी जो कैंपेनिंग है उसके अंदर उनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत मेजर रोल प्ले किया। लेकिन जो मोदी की कैंपेन है उसके अंदर मैं नंबर्स देख रहा था और वो कैंपेन हुकूमत में होने की वजह से पैसों की कैंपेन में कन्वर्ट हुई। जो उन्होंने खुराक पहुंचाने का बंदोबस्त किया तकरीबन 80 करोड़ लोगों तक, उसका मैं नंबर देख रहा था 142 बिलियन डॉलर्स की सिर्फ खुराक वो दे रहे हैं। जो वॉशरूम्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉश फैसिलिटीज़, वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर्स पर ईयर है। 2015 से वो कर रहे हैं तो 30 बिलियन डॉलर तो यही हो गए। सिर्फ मैं 2 स्कीम्स की बात कर रहा हूँ और भी घर बनाने की स्कीम है 15 बिलियन। उन्होंने वो स्कीम कहाँ पर गई? दे थॉट कि ये तो बड़ा हमने लोगों तक चीज़ें पहुँचाई, भाई अनाज भी पहुँचाया, घर भी पहुँचाए, ऐप्स भी दिए, मोबाइल भी दिए, तो क्या हुआ? आई थिंक कैंपेन मैसेजिंग का इसमें बहुत बड़ा इशू था बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की जितनी भी कैंपेनिंग रही है वो नेशनलिज्म के ऊपर रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया राम मंदिर के ऊपर। उन्होंने बताया कि कैसे हम इंडिया की जो हिंदू साख है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। उन्होंने डेवलपमेंट की बहुत कम बात की। जबकि दूसरी जानिब जो कांग्रेस की अलायंस है जिसका नाम इंडिया है, इंडिया के अंदर जो डी है वो डेवलपमेंट पे स्टैंड करता है। सो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया है और साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की है कि अगर मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। सो मेरी नज़र में आई थिंक जो बीजेपी की तरफ से थोड़ी सी गलती हुई है वो ये है कि जो उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो नरेंद्र मोदी ने पिछले जो है वो 10 सालों के अंदर बहुत ऊपर की है, इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी हो गई है, दुनिया भर के अंदर चांद पे पहुँच गए हैं वो। आई थिंक उसको उन्होंने इस जो है वो इस तरीके से जो है वो कैपिटलाइज नहीं किया। वो ज़्यादा बात जो है वो राम मंदिर की करते हैं। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि शायद ज़्यादा उसी पर फोकस रहा कि हम दुनिया में हमारी स्टैंडिंग क्या है, लेकिन दुनिया ने वोट नहीं डालना होता, लोगों ने वोट डालना होता, लोगों से वो दूर हट गए।
ज़रा इसके ऊपर वापस आइएगा कि जो एंटी मुस्लिम कैंपेन है, यू हैड एन इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट एंटी मुस्लिम कैंपेन जब आपने उसका तज्जिया किया, क्योंकि अमूमन तासुर यही है कि मुसलमानों को मारने का, उनको निकालने का, उनको मज़ीद और कवानीन भी पास किए ऐसे, उनको साइड लाइन करने का, मार्जिनलाइज करने का, गेटवाइज करने का तरीकाकार था। इस इलेक्शन कैंपेन में एंटी मुस्लिम रेटरिक को कैसे देखें? मोदी की अगर आप जो एंटी मुस्लिम रेटरिक है उसको देखें तो 2002 में जब वो जो है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ से लेकर जो उनका असेंट हुआ 2014 में सेंटर में आए, सो 2014 की कैंपेन में के स्टार्ट से ही उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात की है। 2019 की कैंपेन आती है, 2019 की कैंपेन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात की और मुसलमानों के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा बात हुई। इस बार की जो कैंपेन का आगाज़ हुआ था, इसके स्टार्ट में उन्होंने थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि अपने आप को प्राइम मिनिस्टीरियल जो है वो लेवल के ऊपर कंडक्ट किया था। वो इस किस्म की बातें नहीं कर रहे थे जो उन्हें लगता था कि शायद ये मुझे नहीं करनी चाहिए, जो पार्टी के निचले कैडर हैं वो ये बात कर सकते हैं। बट इलेक्शंस के दौरान स्पेशली जो पिछला मंथ गुजरा है उसके स्टार्ट के अंदर आई थिंक उनकी पार्टी ने रियलाइज़ किया है कि जो उनका जो वर्कर था वो उस तरीके से मोबिलाइज नहीं था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने फिर मुसलमानों के खिलाफ बयान दिए। कांग्रेस को उन्होंने जो है वो कहा कि पाकिस्तान के बहुत, जिसको कहते हैं लास्ट डिच एफर्ट, यानी उनकी डेस्परेशन थी, लेकिन वो काम नहीं किया, या लग तो यही रहा। कांग्रेस के लिए तो बड़ा मौका है। राहुल गांधी का मानना ये है कि हिंदुस्तान ने कह दिया कि मोदी नहीं चाहिए, ये इसमें मुबालगा है, हाइपरबोले क्या है? आई थिंक मोदी की जो ब्रांड वैल्यू थी, जो उसकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, सो उसको डेंट बहुत ज़्यादा पड़ा है। मगर वो पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई थी कि अगर वो डेंट पड़ेगा भी तो वो इतना नहीं है कि उसको ताकत से निकाल सकते हैं। बट उनकी बात ये ठीक है। आई थिंक इंडिया ने एक लेवल के ऊपर जाकर, जिस तरीके से मैं इंडियन टीवी चैनल्स को देख रहा था, खासतौर पर जो लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, इंडिया के अंदर टीवी चैनल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट तमाम के तमाम प्रो बीजेपी हैं। बट एक शख्स है जिसके बारे में अल जज़ीरा ने जो है वो फीचर्स किए हैं और भी इंटरनेशनल इदारों ने, एक शख्स जिसका नाम है ध्रुव राठी, 29 साल का यूट्यूबर है। उसकी वीडियोस अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 25% ऑफ इंडिया उसको देखता है। उसने कल अपने स्टैट्स जारी किए हैं, उसने इस इलेक्शन कैंपेन में 69 करोड़ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया है, जो कि आई थिंक आप किसी भी टीवी चैनल के स्टैट्स अगर आप गुड न्यूज़ फॉर यू बिकॉज यू आल्सो डू यूट्यूब और हिंदुस्तान पे आपका बड़ा फोकस है। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। ये लड़खड़ाती हुई मोदी सरकार रीजन के अंदर क्या करेगी, अगले हिस्से में। लेकिन नाज़रीन, भारत के इंतखाबात सिर्फ नंबर्स गेम नहीं है, इसके नताइज भी निकलेंगे और नताइज बॉर्डर के पार भी आ सकते हैं। तो हमारे पास इम्तियाज़ आलम साहब मौजूद हैं, सेफ्मा के सेक्रेटरी जनरल, तज्ज़ियाकार और बहुत तवील मुद्दत से हिंदुस्तान की सियासत को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपकी समरी क्या है इन इंतखाबात के बारे में? मेरा ख्याल है कि इसमें जो मोदी ने अपनी पर्सनल गारंटी पे इलेक्शन कैंपेन चलाई और बहुत ज़्यादा कम्युनलाइज की और उसमें पाकिस्तान बैशिंग भी हुई और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को पेश किया एंटी माइनॉरिटी एक कैंपेनर के तौर पे, मेरा ख्याल है वो उसकी पिटाई हो गई और ये दलित और यादव और मुस्लिम माइनॉरिटी के वोट्स ने कई रियासतों में जो है मामला उलट दिया है बीजेपी का, जैसे यूपी है, जैसे इवन वेस्ट बंगाल है, इवन महाराष्ट्र में। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई और उन्होंने तकरीबन दुगनी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को दिलवा दी हैं, तकरीबन 100। और मोदी के बारे में जो प्रोडिक्शन हमारे यहाँ वहाँ पे जो एग्जिट पोल हो रहे थे वो तो 360 से 411 तक दे रहे थे। सिर्फ योगेंद्र यादव थे या यशवंत देशमुख थे जो कह रहे थे कि बीजेपी 270 क्रॉस नहीं करेगी, 250 से नीचे रहेगी और ये कि एनडीए गठबंधन जो है अलायंस वो भी 300 क्रॉस नहीं कर पाएगा, मुमकिन है मेजॉरिटी ही ना ले। और ये बात उनकी दुरुस्त साबित हुई, लेकिन सारा मीडिया एक तरफ था जिसे अब गोदी मीडिया कहा जाता है, सारा कॉरपोरेट सेक्टर उनके साथ था, पूरी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस उनके साथ थे, इवन प्लेइंग फील्ड नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा को और हिंदुत्व को बहुत बड़ा धचका इस इलेक्शन में लगा है और ख़ास तौर पर मोदी को ये बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। अच्छा, सेटबैक अपनी बल पे अगर मैं पूछ पाऊँ आपसे कि जब सेटबैक होता है और आपने फिर तसन्नो और बनावट भी बरकरार रखनी है, जैसे कि मोदी ने रखी कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम है और तारीख़ी तौर पर
हमें तीसरी मरतबा उन्होंने हुकूमत दे दी है और आवाम का शुक्रिया वगैरह वगैरह, तो उसके बाद कुछ ऐसी हरकत भी हो सकती हैं जिससे अपनी लीडरी चमकाने के लिए वो कोई बंदोबस्त करें। तो मैं सिर्फ उसके रीजनल इम्प्लीकेशंस जानना चाह रहा हूँ कि रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसके। मेरा ख्याल है जो टोन डाउन मोदी हैं, जिसमें वो अब ज़्यादा जिक्र एनडीए गवर्नमेंट का कर रहे हैं, और वो भी डिपेंडेंट एंटायरली दो लोगों पे होगी। एक तो नीतीश जो कि चीफ मिनिस्टर है बिहार के, दूसरा चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के अब चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। इनकी 28 सीटें निकाल दें तो इस एनडीए की 262 सीटें रह जाती हैं। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ भी रहे हैं और पिछले अलायंस गठबंधन में भी रहे हैं जब मनमोहन की गवर्नमेंट थी, और नीतीश भी रहे हैं, और बल्कि वो तो एक मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे मोदी साहब के। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो गठबंधन होगा ये बड़ा फ्रिजाइल होगा और बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आसमान से ज़मीन पे उतरना पड़ेगा मोदी को, और मोदी के लिए मुश्किल होगा पाकिस्तान या रीजन में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेना। मुझे याद है कि मोदी ने ये भी कहा अपने एक इंटरव्यू में कि नेबरहुड फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक कमज़ोर मोदी पाकिस्तान को सूट करते हैं, और दूसरी बात यह कि ये कोलिशन गवर्नमेंट शायद ज़्यादा देर न चले। 75 साल की उम्र की बंदिश तो खुद मोदी ने लगवाई थी ताकि अडवाणी और दीगर सीनियर लीडर्स को रास्ते से हटाया जा सके, और 1.5 साल के बाद वो मोदी 75 साल के हो जाएंगे। आपका वैसे ज़ाविया बड़ा दिलचस्प है कि जो कमज़ोर मोदी है वो पाकिस्तान को सूट करता है, क्योंकि टोन डाउन होगा, इत्तेहादियों के ऊपर वो डिपेंड करता है। वो इत्तेहादी जो इंतखाबात से कुछ देर पहले जिन्होंने इनको ज्वाइन किया, तो मरकज़ियत नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बावजूद, मोदी ने ज़ाती कैंपेन चलाने के बावजूद वो कारकर्दगी नहीं दिखाई। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि जो कमज़ोर शख्स है वो अपनी पॉलिटिक्स को सुधारने के लिए बॉर्डर पार एडवेंचर भी करता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल? मेरा ख्याल है कि ये बात एग्जॉस्ट हो गई थी पिछले इलेक्शन में। इस इलेक्शन में ना एंटी पाकिस्तान बैशिंग चली है, ना राम मंदिर चला है, ना मिनॉरिटी बैशिंग या मुस्लिम बैशिंग चली है, बल्कि वो बैकफायर कर गई है। और ये जो वोट कम पड़े हैं बीजेपी को, हालांकि बीजेपी ने एक्सपैंड किया है ओवरऑल साउथ में भी और ईस्ट में भी, जो कि बड़ा कमाल है बीजेपी का और आरएसएस का। लेकिन मोदी पे एक बहुत बड़ा चेक लग गया है, और मोदी आज जो मैंने देखा उनका जलसा, जो विक्ट्री स्पीच की, वो बहुत बुझी थी, रिस्पांस भी कमज़ोर था। मैंने खुद 2004 में, 2019 में और 2014 में देखा था इलेक्शन रिजल्ट वहाँ पे इंडिया में, तो उस वक्त बहुत जोश था और बड़ा हंगामा था। और लेकिन 2014 में अगर लोग तब्दीली चाह रहे थे तो 2019 में वो एंटी पाकिस्तान या वो जो मामला था कश्मीर में हुआ था, उसके हवाले से उन्हें बड़ी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हवा मिली थी। इस बार कुछ नहीं था। इस बार ना राम टेम्पल चला, बल्कि यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है कि एक यूपी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में राम खुद आ गए थे, वो भी वो हार गए। और यहाँ तक के जो भाजपा का जो बड़ा सेंटर है यूपी में, अयोध्या, वहाँ की सीट भी हार गए। और दिलचस्प बात है, वहाँ से एक दलित जीत गया है। ये कहते हैं कि एग्जॉशन, जी जो एग्जॉशन है, ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम कभी ना हारें, लेकिन एग्जॉशन की वजह से बीजेपी का वजूद सियासी आया जब कांग्रेस से एग्जॉशन हुई। अब लगता है कि बीजेपी की मौजूदा क़यादत से एग्जॉशन इज़ सेटिंग इन। हालांकि अगर आप मईशत के नंबर देखें, इन्वेस्टमेंट के नंबर देखें, एम्प्लॉयमेंट के नंबर देखें, जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की हैं, चाहे वो लोगों को राशन पहुंचाने की हो या सहूलियात फराहम करने की हो, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन एग्जॉशन शायद लोगों ने कहा बहुत हो गया मोदी, कि नहीं? इसके देखिए ना, बात यह है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी अपने अरूज पे है, ये बड़ा मुद्दा था। महंगाई का भी बड़ा मुद्दा था। 80 करोड़ लोग राशन पे हैं, जो मोदी ने 5 किलो के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को दिया। तो हिंदुस्तान में अब जो नाबराबरी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू है। और मोदी को देखा जाना लगा ये जो वहाँ के जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं उनके हवाले से। आज जब शेयर गिरे हैं तो अडानी के 20% शेयर गिरे हैं,
और अभी लाखों करोड़ों का कारोबार हुआ था एक दिन पहले इन एग्जिट पोल्स के बाद, आज धड़ाम से मार्केट गिर गई है। तो ये जो बिग हाउसेस का और मोदी का जो एक कोलिशन था और मीडिया हाउसेस का, एंटायर मीडिया हाउस बॉट, इवन ये जो एग्जिट पोल कर रहे थे लोग, ये भी बाई आउट हुए थे, वही नंबर दे रहे थे 360 और 411 के दरमियान। और ये सिर्फ युगेंद्र यादव हैं या यशवंत देशमुख है, ये दो लोग थे जो कि अब सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि ऐसा नहीं होने जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कोलिशन को डिफीट हुई है। और मैं ये कहूँगा कि अब लीडर के तौर पे राहुल गांधी जो है इमर्ज हुए हैं, और उन्होंने ये जो यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और मोहब्बत की दुकान और मिनॉरिटीज़ को डिफेंड करने की, और लोअर क्लासेस को के राइट्स की जो बात की, और कांग्रेस गई है लेफ्टवर्ड, और उन्होंने एजेंडा अडॉप्ट किया अगेंस्ट द बिग मोनोपोलीज। इसका फायदा हुआ है, और एक बड़े चैलेंजर के तौर पे राहुल गांधी सामने आए। इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू टॉक टू यू इम्तियाज साहब। नाज़रीन, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की सियासत को इतने गहरे अंदाज से जानते हैं और इतने तवील अरसे से उसको देख रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।